तो आज का हमारा टॉपिक है पेपर 5 का नेशनल इनकम। तो चलिए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे कि एक्सपर्ट्स के लिए प्रोग्रेस को मेजर करना एक ग्रेट टास्क था पहले, क्योंकि कोई टूल नहीं था ना जिससे कि हम प्रोग्रेस को मेजर कर सकें। तो इनकम को क्या समझा जाता था? प्रोग्रेस का इंडिकेटर समझा जाता था, और उसको इनकम को ही बेस समझ करके और किसी भी नेशन के प्रोग्रेस को कैलकुलेट किया जाता था। उस समय तक जीडीपी टर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। उसके बाद जीडीपी टर्म इंट्रोड्यूस हुआ यूएस इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट के द्वारा 1934 में, ठीक है। और इस जो साइंटिस्ट हैं ये कहाँ थे? यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च में इकोनॉमिस्ट थे। इनको 1971 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस जीडीपी के टर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और इन्होंने क्या किया था? अपनी रिपोर्ट को जीडीपी के कॉन्सेप्ट को यूज करके इन्होंने नेशनल इनकम रिपोर्ट 1929 टू 32 को बना करके इन्होंने यूएस कांग्रेस को प्रेजेंट किया था। और इसको वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं हर्बर्ट क्लार्क हूवर और एफ रूजवेल्ट, इन्होंने अपने अपने टेन्योर में इस कॉन्सेप्ट को क्या किया था? यूज किया था। बाद में इस जीडीपी को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन बता देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट हमारा हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पे हम इंडिया के बारे में थोड़ा देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के पहले क्या था। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने 1867 में अपनी बुक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। उसके बाद VKRB राव ने साइंटिफिक मेथड को यूज करके 1931 में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। उसके बाद 1949 से 1955 में नेशनल इनकम कमेटी ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। देन इन 1955 से 2020 में, मतलब 1955 से 2020 तक जो CSO है, CSO जो बॉडी है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये नेशनल इनकम को क्या करती थी? कैलकुलेट करती थी। आपको याद रखना है 1955 से 2020 तक CSO नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती थी इंडिया में। और मिनिस्ट्री का भी नाम आप ऐड कर देना कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि ये इसको पब्लिश करती थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि 1955 से 2020 तक CSO कैलकुलेट करती थी। उसके बाद 2020 जनवरी 2020 से NSO क्या करने लगी? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने लगी। पहले CSO करती थी, बाद में NSO करने लगी। अभी जो NSO बॉडी है कैसे बनी? तो ये CSO और NSSO को मिलाने से बनी। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और NSO क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री हो गया थोड़ा सा। अब नेक्स्ट है की फैक्ट्स अबाउट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के की फैक्ट में मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला फाइनल प्रोडक्ट, इसमें फाइनल प्रोडक्ट को इंक्लूड किया जाता है। फैक्टर इनकम से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। और नेशनल इनकम क्या है? जीडीपी से डिफरेंट है। और नेशनल इनकम NNP एट फैक्टर कॉस्ट है। अब देखो यहाँ पे जो टर्म है जैसे फाइनल प्रोडक्ट, फैक्टर इनकम, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी जीडीपी में फाइनल प्रोडक्ट क्या है, और बाकी जो फैक्टर कॉस्ट ये सब आप NNP में पढ़ोगे। चलिए, अब है कि कंट्री के इनकम को डोमेस्टिक लेवल पे और नेशनल लेवल पे उसके ग्रॉस और नेट फॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए 4 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। वो 4 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? GDP, NDP, GNP और NNP। अब इस चारों कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके देखते हैं। पहला है GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है? जो भी किसी भी कंट्री की जो बाउंड्री है, उसकी जो टेरिटरी है, उसके अंदर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी फाइनल वैल्यू को ऐड करके जीडीपी निकाला जाता है। और इसके लिए पर्टिकुलर पीरियड भी होता है, जैसे कि फिनेंशियल ईयर। हमारे इंडिया में
1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो फिनेंशियल ईयर होता है, इसी में जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जीडीपी हम समझ गए कि किसी भी कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस होता है गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी फाइनल वैल्यू को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी को ये जो टर्म्स है जीडीपी, इसको भी हम अलग अलग बता सकते हैं। जैसे जी फॉर ग्रॉस, तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है, इसको इन जनरल टोटल होता है, लेकिन इकॉनमी में हम ग्रॉस यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ टोटल। और डोमेस्टिक माना किसी भी नेशन की बाउंड्री के अंदर का जो पार्ट है उसको डोमेस्टिक, उसके लिए डोमेस्टिक टर्म यूज किया जाता है। और प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विसेज आगे जाएंगे। तो इसमें जो जीडीपी में जो प्रोडक्ट यूज होता है वो क्या होता है, फाइनल वैल्यू या फिर फाइनल प्रोडक्ट क्यों यूज किया जाता है, ताकि डबलिंग ना हो, मतलब एक ही आइटम को अलग अलग लेवल पे ऐड नहीं किया जाए। अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं, पहले तो देखो यहाँ पे एक ये चीज़ देख लो कि क्या लिखा है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कैलकुलेशन के लिए, नेशनल प्राइवेट कंजप्शन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ट्रेड बैलेंस। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि जीडीपी इज इक्वल टू नेशनल प्राइवेट कंजप्शन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस ट्रेड बैलेंस, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब वही नेशनल प्राइवेट कंजप्शन में मतलब जो भी प्राइवेट कंजप्शन ही किसका किया जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट का किया जाएगा। तो वहाँ पे जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट, उसी के लिए हम यहाँ पे प्राइवेट कंजप्शन वर्ड यूज़ हो गया। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट का तो अब देखो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। सपोज हाँ टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स ने 100 टायर बनाए। ठीक है, अब इस 100 टायर्स में से 40 टायर्स को उसने 10 व्हीकल्स में यूज़ कर लिया, बाकी कितने बच गए, 60 बच गए। हमारी कंट्री में हमारी जो कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा कितने टायर बने हैं, 100 टायर्स बने। ठीक, और अब जीडीपी काउंट होगा तो कैसे काउंट होगा, क्या 100 टायर्स प्लस 10 व्हीकल्स काउंट होगा, नहीं होगा। वैसे यहाँ पे अब जीडीपी काउंट करना होगा तो ये 10 व्हीकल्स प्लस ये 60 टायर्स, इस तरीके से जीडीपी काउंट होगा। क्योंकि ये जो 40 टायर्स यूज हो गया है उस व्हीकल के अंदर, उसको हम अलग से काउंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने वर्ड यूज़ किया था कि फाइनल प्रोडक्ट। तो जो बचा है ये भी प्रोड्यूस हुआ है, ये भी तो प्रोडक्ट बना है, और इसमें जो यूज हुआ ये भी एक प्रोडक्ट बना है। मतलब कहने का मतलब है, अगर एक ये तरीका हो गया जीडीपी काउंट करने का, जो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और तरीका जैसे बताती हूँ कि जैसे अलग अलग सेक्टर होते हैं ना, तो अलग अलग सेक्टर में ना अलग अलग जो गुड्स हैं वो फाइनल हो अलग अलग। जैसे कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर देख लो, एग्रीकल्चर सेक्टर में गन्ना, तो गन्ना क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन जब आप शुगर मिल में जाओ तो शुगर मिल के लिए गन्ना क्या है, रॉ मटेरियल हो जाएगा, शुगर मिल में रॉ मटेरियल हो जाएगा। वहाँ का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, वहाँ का फाइनल प्रोडक्ट तो शुगर होगा शुगर मिल में। फिर इसी शुगर को बेकरी में यूज़ करो, जहाँ पे केक बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, तो वहाँ पे शुगर भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा वहाँ के लिए। वहाँ का फाइनल प्रोडक्ट हमारा बिस्किट और केक हो जाएगा। तो हम ऐसे थोड़ा ना करेंगे कि गन्ना को भी यूज़ कर लिए जीडीपी में, फिर शुगर को भी कर लिए, फिर बिस्किट को भी कर लिए। तो ये जो गन्ना जो शुगर बना और फिर जाके बिस्किट में यूज हुआ, तो 3 टाइम्स फिर तो जीडीपी में ऐड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए ही फाइनल प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है। तो मेरे को लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देके इसमें बता देना। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो गन्ना क्या हुआ था, वो हो गया फाइनल प्रोडक्ट हुआ, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ था, और शुगर मिल में नहीं हुआ था, और फिर उसके बाद हमने देखा बेकरी में भी वो फाइनल प्रोडक्ट कुछ अलग ही था। तो जो बिस्किट था वो फाइनल प्रोडक्ट की तरह जीडीपी में यूज़ कर लिया जाएगा। और इसी तरीके से ठीक है, अब इसी तरीके से अब आगे देखते हैं कि जीडीपी के कॉन्सेप्ट को यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, डिफरेंट यूसेज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। तो एक तो है ग्रोथ रेट में यूज़ होता है जीडीपी का कॉन्सेप्ट। ग्रोथ रेट में मतलब सपोज
अगर हाँ, जैसे कि लास्ट ईयर अगर जीडीपी 100 है और इस साल 107 है, तो हम क्या बताएंगे कि हमारे कंट्री का ग्रोथ कितना परसेंट है? 7% है। तो ये जीडीपी ही कैलकुलेट किया जाता है ग्रोथ रेट को। या फिर अगर हम इसके अलावा फिर नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। जो जीडीपी क्या करता है? क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट को बताता है। अब क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इंटरनल स्ट्रेंथ को बताता है। इंटरनल स्ट्रेंथ माना कितना मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ कितना है, इसका प्रोड्यूसिंग स्ट्रेंथ कितना है, उसका बताता है। और क्वांटिटेटिव का मतलब ही होता है कि कितना हुआ। ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट को नहीं बताता। क्वालिटेटिव मतलब कैसा हुआ और क्वांटिटेटिव मतलब कितना हुआ। तो ये सिर्फ कितने पे फोकस करता है कि कितना मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इस तरीके से दूसरा में आप डिफ़ाइन कर देना कि ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट को बताता है और इस तरीके से हमारे इकोनॉमी के, हमारे नेशन के इंटरनल स्ट्रेंथ को बताता है और एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं बताता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में क्या दोगे कि इंडिकेटर है। किस तरीके का इंडिकेटर है? तो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को कंपेयर करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जीडीपी को आईएमएफ वगैरह जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी को जो रैंक देते हैं वो जीडीपी के ही बेसिस पे देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी इंडिकेटर और हैं, जैसे कि एक्सचेंज रेट भी इंडिकेटर है। उसके आधार पे भी अलग अलग नेशंस को कंपेयर किया जाता है और रैंकिंग दी जाती है। इसके अलावा परचेजिंग पावर पैरिटी है, जिसके आधार पे भी नेशन को रैंक किया जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स को बताना। तो इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर हैं, ये लिख देना। और इसमें एक चीज़ ज़रूर डाल देना, इसमें मैंने लिखा नहीं है शायद, कि आप डाल देना कि जो किसका रिपोर्ट था, हाँ 2022 का जो डेटा था, उस डेटा के अनुसार इंडिया क्या है? 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। एक मिनट, हाँ, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। किस बेसिस पे? एक्सचेंज रेट के बेसिस पे। और 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। तो इस तरीके से 2022 का रिपोर्ट है, उस आधार पे इंडिया 5th और 3rd पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जीडीपी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एनडीपी। अब एनडीपी में क्या बताना है कि एनडीपी में सिंपल देखो, जब जीडीपी में डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दोगे तो आपका एनडीपी निकल के आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन माने लॉस होता है। ठीक है, कोई भी एसेट्स है, कोई भी गैजेट्स है, आप उसको यूज करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी क्या वैल्यू कम होती जाती है ना, तो उसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और इसमें और क्या लिखा हुआ है कि वही लिखा हुआ है कि ऑल एसेट्स गो फॉर डेप्रिसिएशन इन द प्रोसेस ऑफ देयर यूसेज। यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन के प्रोसेस में एसेट्स जाएंगे ही। और गवर्नमेंट क्या करती है? इस डेप्रिसिएशन रेट को अनाउंस करती है। खास करके हमारे इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और इंडस्ट्री है, ये डेप्रिसिएशन रेट को बताते हैं। यहाँ पे इंडिया में जो रेसिडेंशियल हाउस है ना, इसका डेप्रिसिएशन रेट 1% पर एनम है और इलेक्ट्रिक फ़ैन का 10% पर एनम है। एक्चुअली ये जो डिप्रिसिएशन रेट है जो वो ना किसी भी ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्चुअली डिपेंड नहीं करता, मतलब लाइफ साइकिल को ही कंसीडर करके और डेप्रिसिएशन रेट को बताया जाता है। जैसे कि सपोज कोई हाउस है तो उसका लाइफ साइकिल कितना हो सकता है? 100 ईयर्स अगर मान लेते हैं, तो उस आधार पे हम इसको 1% पर एनम इसका डेप्रिसिएशन रेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। ठीक है, और उसके अलावे इसमें और क्या हम बता सकते हैं कि एक मिनट, इसमें और बता देना कि जो एनडीपी होता है वो क्या होता है? ऑलवेज लेसर दैन जीडीपी। तो ऑलवेज लेसर क्यों होता है? क्योंकि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है। ठीक है, तो मतलब डेप्रिसिएशन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू रही होगी ना। जीडीपी अगर जब तक से डेप्रिसिएशन 0 ना हो तब तक से तो दोनों इक्वल नहीं हो सकता है, तो कुछ रहा होगा वैल्यू। तो वो अगर कुछ वैल्यू है और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए एनडीपी क्या होगा? हमेशा लोअर ही होगा या लेसर ही होगा और जीडीपी हायर वैल्यू होगी।
और इसमें और एक चीज़ बताया गया है कि अभी कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डेप्रिसिएशन को कम कर सकते हैं, जैसे कि बॉल बियरिंग और लुब्रिकेंट्स। ये जो लुब्रिकेंट्स और बॉल बियरिंग, ये जो इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर हाउस होल्ड में भी जो फ़ैन वगैरह जो भी होते हैं, उस सब में ख़ास करके जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें इसको यूज किया जाता है ताकि ये फ्रिक्शन को कम करें, जिससे जो लाइफ है उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाए उस इंस्ट्रूमेंट की। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन को कम करने के लिए बॉल बियरिंग और लुब्रिकेंट्स को यूज़ किया जाता है। ये इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है। अब उसके बाद क्या बताना है कि एनडीपी का जो कॉन्सेप्ट है इसको कहाँ पे यूज किया गया है। जैसे हमने उसका जीडीपी का देखा, उसी तरीके से हम एनडीपी को देखेंगे। तो ये डोमेस्टिक यूज में इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। किस लिए? तो ये डेप्रिसिएशन को क्या करता है, एनालाइज करने के लिए इस कहाँ पे, इंडस्ट्री में और ट्रेड में। इंडस्ट्री और ट्रेड में डेप्रिसिएशन को एनालाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और रिसर्च और डेवलपमेंट के भी फील्ड में हम एनडीपी का यूज करते हैं। लेकिन एनडीपी का यूज कभी भी इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए नहीं किया जाता। मतलब डिफरेंट नेशंस को कंपेयर करने के लिए एनडीपी का यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि एनडीपी में क्या आता है, डेप्रिसिएशन रेट आता है, और डेप्रिसिएशन जो रेट होता है वो अलग अलग नेशन का अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ के हर नेशन फ्री है अपने यहाँ के जो डेप्रिसिएशन रेट को फिक्स करने के लिए। तो जब ये डेप्रिसिएशन रेट डिफ़र कर रहा है तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम इकोनॉमी को क्या कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ है। और एक चीज़ और इसमें हम बता सकते हैं कि जो जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट होता है वो डेप्रिसिएशन रेट को किस आधार पे एक रखता है। तो एक आधार ये भी होता है कि सेल को बूस्ट करने के लिए भी रखता है। एक डेटा दिया हुआ था कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं ना, तो हैवी व्हीकल्स का 2000 के पहले तक डेप्रिसिएशन रेट कितना था, 20% था, और उसको गवर्नमेंट ने बाद में कितना कर दिया, 40% कर दिया, सीधे डबल कर दिया था डेप्रिसिएशन। तो किस लिए किया? तो सेल को बूस्ट करने के लिए, ताकि डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो बहुत जल्दी उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, वो स्क्रैप आइटम हो जाएगा। तो फिर दूसरा गाड़ी को ख़रीदेगा, परचेज करेगा। तो इस तरीके से सेल को बूस्ट करने के लिए भी डेप्रिसिएशन रेट को बढ़ाया जाता है। तो ये सब आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा एनडीपी हो गया। अब हम देखते हैं जीएनपी। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करते हैं, जीडीपी में इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर देते हैं। इनकम फ्रॉम एब्रोड मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये हो गया हमारा जीएनपी। तो इनकम फ्रॉम एब्रोड मतलब जो भी हमारे यहाँ के लोग दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ इनकम जनरेट कर रहे हैं, वहाँ से इनकम हमारे कंट्री में आ रहा है, तो उन सब को इस जीडीपी के साथ अगर ऐड करेंगे तो हमारा जीएनपी निकल जाएगा। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से वो आइटम हैं जो कि इनकम फ्रॉम एब्रोड के अंदर में आते हैं। मतलब कि कैसे कैसे इनकम फ्रॉम एब्रोड से मतलब क्या क्या आ सकता है हमारी कंट्री में, जिसको हम इसमें ऐड कर दें, जिसको हम जीडीपी में ऐड करके जीएनपी बनाएं। तो पहला है प्राइवेट रेमिटेंसेज। तो प्राइवेट रेमिटेंसेज में क्या है, प्राइवेट रेमिटेंसेज क्या है, तो वही है जो मैंने भी बोला कि हमारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जॉब करते हैं और वो वहाँ से इनकम जनरेट करके हमारी कंट्री में भेजते हैं। तो ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ से इनकम को, तो उसको प्राइवेट ट्रांसफ़र भी कहा जाता है, और वही प्राइवेट रेमिटेंसेज भी है। और हमारी कंट्री में भी जो फॉरेन नेशनल हैं वो यहाँ पे इनकम जनरेट करके अपने होम कंट्री में भेज रहे हैं, तो वो भी उनके कंट्री के लिए वो भी प्राइवेट रेमिटेंसेज होगा। ठीक है, तो ये प्राइवेट रेमिटेंसेज ही, इसको ही हम इनकम फ्रॉम एब्रोड का में इसको रखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इंडिया जो है ना, तो रेमिटेंसेज के केस में क्या है, हमेशा टॉप रिसिपिएंट रहा है। टॉप रिसिपिएंट रहा है मतलब यहाँ से हमारी कंट्री से जितना इनकम
दूसरी कंट्री में नहीं जाता, मतलब हमारे यहाँ दूसरी कंट्री के लोग आकर के जितना इनकम जनरेट नहीं करते उससे ज़्यादा हमारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाकर के इनकम जनरेट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो प्राइवेट रेमिटेंसेज के मामले में हमारा कंट्री क्या है, पॉजिटिव है, मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा आता है। ठीक है, प्राइवेट रेमिटेंसेज का फ्लो जो है हमारे यहाँ ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है। अब एक चीज़ इसमें दिया था कि जब गल्फ़ वॉर हुआ था उस समय प्राइवेट रेमिटेंसेज जो था वो डिक्लाइन हुआ था, थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि वहाँ पे जो गल्फ़ कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन काम करते हैं। तो उस वॉर के दौरान उनका जो तो उनके जो सैलरी और उस पर प्रभाव पड़ा था। अब है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2022। अब इस रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है, इंडिया टॉप पे दिया हुआ है, रेमिटेंसेज के रिसिपिएंट के मामले में टॉप पे है। और कितना डॉलर है, यूएस डॉलर 100 बिलियन। मैक्सिको सेकंड पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है एंड चाइना थर्ड। ये वैल्यू आप पुट कर देना। अब उसके बाद नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एब्रोड में पहला हमने देखा है प्राइवेट रेमिटेंसेज, दूसरा है इनकम फ्रॉम एब्रोड में इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन, एक्सटर्नल लोन पर इंटरेस्ट। अब एक्सटर्नल लोन पे इंटरेस्ट माना दूसरी कंट्री से जो हमारी कंट्री ने जो दूसरे कंट्री से लोन लिया हुआ है उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और हम जो दूसरी कंट्री को लोन देते हैं उससे दूसरी कंट्री से पैसा हमारे यहाँ आता है। ठीक है, लेकिन ये जो लोन का जो क्राइटेरिया है, जो लोन वाला क्राइटेरिया, इसमें क्या है, इंडिया नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हमने बोरोइंग ज़्यादा कर ली है, बोरोइंग ज़्यादा कर ली है। तो ज़्यादा बोरोइंग की है, हमने ज़्यादा लोन लिया है, तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। जितना दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ पैसा नहीं आता लोन पे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, उससे ज़्यादा हम पे करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब जो इनकम फ्रॉम एब्रोड में तीसरा है क्राइटेरिया एक्सटर्नल ग्रांट। अब देखो ग्रांट क्या होता है, ग्रांट मतलब ऐसा अमाउंट या ऐसी वैल्यू, मतलब पैसे की ऐसी वैल्यू या ऐसा अमाउंट जिसको देने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, जिसको दे करके या जिसको इन्वेस्ट करके हम कोई इनकम जनरेट नहीं कर सकते। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज हमने डोनेट कर दिया, तो डोनेट करने से हमें क्या इनकम जनरेट होगा, क्या नहीं होगा। हमने किसी को गिफ्ट दे दिया तो उससे भी जनरेट नहीं होगा इनकम। तो उसी तरीके से नेशन भी, कंट्री भी क्या करते हैं, दूसरी कंट्री को कुछ ग्रांट्स देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। तो इसमें भी कोई पैसा आना नहीं है। तो इसमें भी देखा गया है कि इंडिया ग्रांट ज़्यादा करती है, जितना इंडिया रिसीव नहीं करती उससे ज़्यादा ग्रांट करती है। तो एक्सटर्नल ग्रांट के मामले में भी क्या है, निगेटिव है। तो इस तरीके से अब हम फाइनल जीएनपी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हमने देखा था जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब इनकम फ्रॉम एब्रोड हमारा तो माइनस हो गया, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट रेमिटेंसेज में हमारा पॉजिटिव था, बाकी लोन के मामले में हम नेगेटिव थे, ग्रांट के मामले में नेगेटिव थे। तो जो हमारा इनकम फ्रॉम एब्रोड आया वो माइनस के फॉर्म में आ गया। तो इस वजह से जीएनपी की वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा जीडीपी से कम होगी। अब देखते हैं कि इस जीएनपी के कॉन्सेप्ट को यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये जीएनपी का जो कॉन्सेप्ट है, हमने वहाँ पे जीडीपी में क्या देखा था कि जीडीपी हमेशा किसको बताता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को बताता है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को बताता है मतलब कंट्री के इंटरनल स्ट्रेंथ को बताता है कि कितना प्रोड्यूस कर सकता है, कितना मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। तो ये जीएनपी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को भी बताएगा एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी बताएगा। ये हमारा कंट्री का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही स्ट्रेंथ को बताता है। और कितना और कैसा, मैंने बोला था ना, क्वांटिटेटिव माना कितना और क्वालिटेटिव माना कैसा, इन दोनों ही क्राइटेरिया को ये बताता है। तो इसके अलावे दूसरा पॉइंट में है कि जीएनपी प्रोडक्शन बिहेवियर को भी बताता है, इकोनॉमी के पैटर्न को भी बताता है। इसके अलावे हमारा जो पोजीशन है फिनेंशियल सपोर्ट से रिलेटेड, जो हमारा पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में, उस पोजीशन को भी बताता है, क्योंकि इसके थ्रू इनकम फ्रॉम एब्रोड का पता चलता है। तो उससे हमारे कंट्री का पोजीशन को भी ये बताता है।
इसके अलावा अब हो गया हमारा नेक्स्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या करेंगे, एनएनपी में एनएनपी को निकालने के लिए हम जीएनपी जो अभी हमने देखा इसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा एनएनपी आ जाएगा। जिस तरीके से वहाँ पे हमने निकाला था ना एनडीपी में हमने क्या किया था, एनडीपी में जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया था। उसी तरीके से उसी तरीके से यहाँ एनएनपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अब जीएनपी क्या होता है, हमने अभी देखा कि जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से एनएनपी हुआ। अब एनएनपी ही क्या है, एनएनपी ही नेशनल इनकम है। एनएनपी क्या है, अब इसमें डिफरेंट यूसेज में हमने लिखा भी है कि नेशनल इनकम ऑफ एन इकॉनमी। हमने की फैक्ट्स में क्या देखा था, की फैक्ट्स में देखा था कि जो नेशनल इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम जीडीपी, जीडीपी से अलग है। तो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम हमने वहाँ देखा था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हम आगे देखेंगे फैक्टर कॉस्ट, अभी हम एनएनपी देख रहे हैं। तो एनएनपी ही हमारा नेशनल इनकम है, क्योंकि ऐसे तो जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी ये सब भी नेशनल इनकम के तरह इसको भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म है नेशनल इनकम का वो क्या है, वो एनएनपी ही है। और इस एनएनपी से पर कैपिटा इनकम को भी निकाला जाता है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, तो एनएनपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए नेशन, टोटल पॉपुलेशन को से डिवाइड कर देंगे एनएनपी को, तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। और पर कैपिटा इनकम और जो हम डेप्रिसिएशन, इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो इन दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पर कैपिटा इनकम। मतलब द मोर या द हायर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन द लोअर द पर कैपिटा इनकम। जितना ये हायर होगा उतना वो कम होगा। फिर उसके बाद बता रहा है एक मिनट, तो इसमें और दिया है कि जो वर्ल्ड के नेशंस को कंपेयर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो नेशनल इनकम का यूज़ किया जाता है। और ये इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हुआ है इनके द्वारा। ये वर्ल्ड की इकॉनमी को कंपेयर करते हैं ऑन किसके बेसिस पे, नेशनल इनकम के बेसिस पे, ठीक है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी। अब इसमें हम देखेंगे वही कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट एंड प्राइस जब हम देख लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि जो नेशनल इनकम हमने देखा था कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ये दो टर्म यूज किया जाता है, कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए दो टर्म कॉस्ट एंड प्राइस यूज किया जाता है। ये कॉस्ट एंड जो प्राइस है इसके दो सेट होते हैं, दो सेट, कॉस्ट का भी दो सेट और प्राइस का भी दो सेट। और एक इकॉनमी जो है उसको चूज करना पड़ता है इस दो कॉस्ट और दो प्राइसेज में से कि किस पे वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेगी। ये इकॉनमी की या नेशन की अपनी फ्री चॉइस है। समझ में आ रहा है ना, कॉस्ट और प्राइस, ठीक है, ये दोनों में से किसी पे भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। और ये हर एक कंट्री अपना चूज करती है कि वो कॉस्ट को चूज करेगी कि प्राइस को चूज करेगी। कॉस्ट में भी दो सेट हैं, प्राइस में भी दो सेट हैं, तो वो उन दोनों में से किसको चूज करेगी। जैसे कि कॉस्ट में क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है, मार्केट कॉस्ट होता है, तो वो जो नेशनल इनकम है वो फैक्टर कॉस्ट पे निकालेगी कि मार्केट कॉस्ट पे निकालेगी। प्राइस में भी कांस्टेंट प्राइस होता है, करंट प्राइस होता है, तो नेशनल इनकम को किस पे निकालेगी, कांस्टेंट प्राइस पे निकालेगी कि करंट प्राइस पे निकालेगी। ये पूरी तरीके से इकॉनमी इसको चूज करती है। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे कॉस्ट, वही जो बात आ गई, कॉस्ट मैंने कहा था कि इसके दो सेट होते हैं, फैक्टर कॉस्ट, एक मार्केट कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट मतलब कोई भी गुड्स अगर वो प्रोड्यूस किया गया है तो उसमें जो भी लागत लगी है, जितना भी उसमें खर्च हुआ है उसको बनाने में, वो होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। पूरी वो फैक्टर कॉस्ट होगा। उसमें चाहे जो रॉ मटेरियल में खर्चे आए हों, लेबर में जो खर्चे आए हों, उसमें अगर
कोई बनाते हैं तो भाई लैंड की भी तो ज़रूरत होती है ना, लैंड की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है। तो लैंड होगा तो अगर अपना है तो ठीक है, नहीं तो रेंट तो देना पड़ेगा। पावर का कंजप्शन होगा तो उसका भी हमें पे करना पड़ेगा। फिर अगर हमने किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट को भी हमको देना पड़ेगा। तो ये सब फैक्टर कॉस्ट के अंदर में आ जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, रॉ मटेरियल, लेबर, रेंट एंड पावर। ठीक है, तो ये इस सब को मिला कर के जो जो गुड्स बनी है तो उस पर इस सारे इस प्राइस उसमें ऐड ऑन होंगे। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट वही हुआ कि उसको बनाने में जितना खर्चा आया, किसी भी गुड्स को बनाने में जितना खर्चा आया है वो फैक्टर कॉस्ट है। लेकिन और इसको एक चीज़ और याद रखना कि इसको फैक्ट्री प्राइस भी कहा जाता है। एक मिनट, इसको फैक्ट्री प्राइस भी कहते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन प्राइस भी इसको कहा जाता है, फैक्टर कॉस्ट को। अब दूसरा है मार्केट कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट माना वो प्राइस जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं, जिस प्राइस पे वो मार्केट में वो ऑब्जेक्ट या वो गुड्स अवेलेबल होती है, मतलब वो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस तो उस पर ऐड ऑन होने के बाद में ही तो मार्केट में आती है ना। तो मार्केट कॉस्ट का मतलब हुआ कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस मार्केट कॉस्ट को इसीलिए कहा जाता है शोरूम प्राइस, क्योंकि ये अवेलेबल है, सेल के लिए अवेलेबल है। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट कॉस्ट क्या है। फैक्टर कॉस्ट जो भी मटेरियल कहीं भी बना है तो जो उसमें लागत आई है, जो खर्चे हुए हैं, वो क्या हो जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट हो जाएंगे। और जब उस पर हम इनडायरेक्ट टैक्स को या सब्सिडीज वगैरह जो भी उसमें ऐड ऑन करने के बाद फाइनली वो गुड्स सेल के लिए अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, तो उसको हम मार्केट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इंडिया क्या करती है, इंडिया पहले फैक्टर कॉस्ट को ही यूज़ करती थी। इंडिया फैक्टर कॉस्ट को यूज़ करती थी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि एनआई क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इंडिया क्या करती थी, एनआई को फैक्टर कॉस्ट पे ही निकालती थी पहले। फिर बाद में उसमें क्या हुआ ना कि बाद में उसको मार्केट कॉस्ट पे निकालने लगी। लेकिन मार्केट कॉस्ट पे निकालने से क्या हुआ, बहुत कॉम्प्लिकेशन आता था, क्योंकि अलग अलग स्टेट का जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, बहुत सारे जो टैक्सेज होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, तो उस वजह से कॉम्प्लिकेशन होता था। तो बाद में फिर जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। तो जीएसटी जब आ गया तो जीएसटी के आने के बाद जो नेशनल इनकम है उसको मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट किया जाने लगा। ठीक है, तो अगर नेशनल इनकम को हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जब नेशनल इनकम को हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहेंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कॉस्ट। अब प्राइस क्या है, देखो प्राइस में भी इसके भी 2 सेट हैं, एक कांस्टेंट प्राइस, एक करंट प्राइस। तो जो कांस्टेंट प्राइस होता है वो बेस ईयर पे निकालते हैं, और करंट प्राइस मतलब हर साल जो इन्फ्लेशन इसमें ऐड होते जाता है, इसमें नहीं सॉरी, इसमें कांस्टेंट प्राइस में एवरी ईयर जो इन्फ्लेशन जो ऐड हो रहा है, तो फिर जो प्राइस आ रही है वो, एक मिनट, हाँ, तो कांस्टेंट प्राइस में जो इन्फ्लेशन ऐड होगा तो हमारा करंट प्राइस बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट और करंट में यही डिफरेंस है। करंट में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है और करंट प्राइस को क्या कहते हैं, एमआरपी प्राइस किया कहते हैं। तो इस प्राइस के भी बेसिस पे अलग अलग इकॉनमी जो है, अलग अलग जो नेशन है वो इसके आधार पे भी अपने कंट्री के नेशनल इनकम को निकालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फैक्टर कॉस्ट पे और निकाला जाता था पहले, और अभी मार्केट कॉस्ट पे निकाला जाता है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर एक कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें और भी था जो कि मैंने नहीं लिया है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें और बचा है जीएसडीपी है, एनएसडीपी है और डीडीपी है। तो शॉर्ट में मैं इसको बता देती हूँ, बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं लेकर के आऊँगी। ठीक है, उसका नोट्स के साथ मैं लेके आऊँगी। और इसमें मैं सिर्फ शॉर्ट में बता देती हूँ कि जीएसडीपी क्या होता है। तो इसमें स्टेट के टेरिटरी के अंदर जो भी हम जीडीपी निकालते हैं, स्टेट की टेरिटरी के अंदर में जीडीपी निकालते हैं। अभी तो हम नेशन के अंदर, इंडिया के अंदर देख रहे थे, तो हर एक इंडिया के अंदर जो स्टेट है, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग जीडीपी है, उसको हम जीएसडीपी से निकालते हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके से नेट वाला भी निकाल लेंगे। और फिर जो डीडीपी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम
जीडीपी को निकालते हैं। तो उसका अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में नोट्स के साथ लेकर के आऊँगी, और बाकी आपका ये नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू।